अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 मैटर। टॉपिक 2.2 हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स हमें ये इंफॉर्मेशन देती हैं कि जब फेज ट्रांजिशन होती है, मतलब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो किस तरह पार्टिकल की एनर्जी में चेंज आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीटिंग कर्व को। हीटिंग कर्व में जो पहला सेगमेंट है वो है फ्रॉम ए टू बी। तो जब हम सॉलिड लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो हीट जो है वो सॉलिड का टेम्परेचर रेज करने में यूज़ होती है। जब सॉलिड का टेम्परेचर रेज होता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा विगरसली वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट है मेल्टिंग। एक दफ़ा जब सॉलिड का टेम्परेचर रेज हो जाता है अप टू मेल्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट पे जब हम फर्दर हीट करते हैं तो हीट टेम्परेचर रेज करने के बजाय वो यूज़ हो जाती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए। मतलब हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। एट मेल्टिंग पॉइंट जब हम हीट करते हैं तो वो हीट यूज़ होती है उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में। इस दौरान काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और हीट जो सब्सटेंस यूज़ करता है मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इट मीन्स कि बी टू सी सब्सटेंस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करता है और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट फेज आता है सी टू डी। एक दफ़ा जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जब हम फर्दर हीट करते हैं तो हीट फर्दर टेम्परेचर रेज करती है, जैसे कि हम सी से डी में देख सकते हैं। टेम्परेचर रेज करने से जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं और वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब डी पॉइंट पे टेम्परेचर इतना रेज हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट पे जब हम फर्दर हीट करते हैं तो हीट टेम्परेचर रेज करने के बजाय मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं उनको फर्दर डिक्रीज करती है, ब्रेक करती है, जिससे क्या होता है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो हीट जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इट मीन्स के डी टू ई के दौरान इतनी हीट एब्जॉर्ब होती है कि सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं आता और काइनेटिक एनर्जी भी इसीलिए कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट सेगमेंट ई से ऑनवर्ड है, जिसमें हम गैस को फर्दर जब हीट करते हैं तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो टेम्परेचर गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट को फर्दर इंक्रीज करता है। पार्टिकल्स और ज़्यादा रैपिडली मूव करना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि ई टू ऑनवर्ड जब हम हीट करते हैं तो हीट टेम्परेचर रेज करती है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व जो है ये हीटिंग कर्व का रिवर्स ऑर्डर है। हीटिंग कर्व में हमने ये देखा था कि किस तरह सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। कूलिंग कर्व में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह गैस पार्टिकल्स को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह पार्टिकल की एनर्जी में चेंज आता है। गैस फेज। गैस फेज सबसे पहले है जब हम हाई टेम्परेचर टू सेगमेंट ई आते हैं। इनिशियली जब गैस का टेम्परेचर जब बहुत हाई होता है, हम उसमें से हीट को रिमूव करते हैं। हीट को रिमूव करने से पार्टिकल्स की मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट है ई टू डी, जिसमें कंडेंसेशन होती है। ये बॉइलिंग का रिवर्स है। बॉइलिंग में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जब हम फर्दर हीट रिमूव करते हैं तो हीट रिमूव होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं और गैस के पार्टिकल्स करीब हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
वो एनर्जी जो ये रिलीज करते हैं गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इट मीन्स के बॉइलिंग के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी, कंडेंसेशन के दौरान हीट वापस से रिलीज की जाती है। फिर आता है लिक्विड फेज। लिक्विड फेज है D2C। जब एक दफ़ा सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जब हम हीट को रिमूव करते हैं तो हीट रिमूव करने से जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाती है। जब पार्टिकल्स की मूवमेंट इतनी कम हो जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए, तो उस वक्त जब हम फर्दर हीट को रिमूव करते हैं, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट इतनी स्लो हो जाती है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है सॉलिड फेज D2A। D2A सेगमेंट में हम फर्दर सॉलिड में से हीट रिमूव करते हैं। जब हम हीट रिमूव करते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और उनकी जो वाइब्रेशन है वो स्लो हो जाती है। काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन। अभी हम लोगों ने कूलिंग और हीटिंग कर्व्स को पढ़ा। इसकी इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे। जब हमने हीटिंग की थी और कूलिंग की थी, उसमें जब सेगमेंट A to B और C to D हम गए थे, या कूलिंग में जब हम D to C और B to A आए थे, उस दौरान जब हम हीटिंग कर रहे थे, जैसे हीटिंग में जब हम A to B और C to D जा रहे थे, तो हीटिंग जो है वो टेम्परेचर को रेस कर रही थी और टेम्परेचर रेस करने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही थी। सेगमेंट E to D को देखें या D to E देखें हीटिंग कर्व में, या C to B देखें कूलिंग कर्व में, या B to C देखें हीटिंग कर्व में, तो उस दौरान जब हम हीट को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज करने के बजाय यूज़ होती है पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। इट मीन्स कि इन सेगमेंट्स में टेम्परेचर चेंज नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करती है, जिससे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और सॉलिड लिक्विड में और फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि कूलिंग में हीट को रिमूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होती हैं और गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।